जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स 3 में आज हम स्टार्ट करने वाला मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड करने वाले हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे कहा जाएगा मीन, एंड उसी तरह से वेरिएंस भी ढूंढेंगे। तो ओवरऑल पूरा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक डेफिनेशन रहती है जिसे कहा जाता है रैंडम वेरिएबल, जो આપણે 12મા ધોરણમાં यादृच्छिक चल कहता था। प्रोबेबिलिटी में ये पार्ट आप ऑब्जर्व कर ही चुके हो। कॉइन टॉस करते हैं तो उसे कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं हेड या टेल। સિક્કો ઉછાળો એટલે એ સિક્કો ઉછાળવાની પ્રક્રિયાને આપણે યાદચ્છિક પ્રયોગ કહીએ છીએ, જેમાં તમને છાપ મળે અને કાંટો મળે, એના પરિણામો હોય, ઇવેન્ટ્સ કહી શકાય આને। उसे कहा जाता है इवेंट, रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो उसी से रिलेटेड ये हमारा मीनिंग रहता है हमारा, जिसमें कहा गया है कि अ वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called a random variable and it is denoted by x। यानी कि अगर आप कॉइन टॉस करते हो तो आपको दो आंसर मिलते हैं, हेड या टेल। तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स जो है उसे आप कह सकते हो x। सो डेफिनेशन एकदम सिंपल है। हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से रिलेटेड जो भी नंबर है उसे कहा जाता है रैंडम वेरिएबल। अगर एग्जांपल कहे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड कह सकते हैं, नंबर ऑफ हेड्स कह सकते हो, एंड हाइट ऑफ अ पर्सन। ये एग्जांपल्स हम ऑब्जर्व करेंगे एज एग्जांपल ऑफ रेन्डम वेरिएबल। अब रेन्डम वेरिएबल એટલે ગુજરાતીમાં યાદચ્છિક ચલ કહેવાય, જેના બે પ્રકાર આગળ આપણે જોઈ જ ગયા છીએ, સતત અને અસતત। यानी इंग्लिश में अगर कहे तो रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स है। there are two types of random variable, discrete random variable and continuous random variable। discrete એટલે असतत, continuous એટલે सतत। तो discrete random variable में क्या होता है, तो उसका मीनिंग भी हम देख लेते हैं। a variable which can take finite values or countable infinite values, then it is called a discrete random variable। फाइनाइट वैल्यूज यानी ऊपर हम जो एग्जांपल्स देख रहे हैं रैंडम वेरिएबल के, उसमें जो पहले दो एग्जांपल है उसमें आपको फाइनाइट यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली कितने होंगे, एक दो तीन एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड हो सकते हैं 1 2 3 एटसेट्रा। इन शॉर्ट इंटीजर होते हैं, पूर्णांक મળે આપણને। यानी इसके एग्जांपल में भी वही हम कह रहे हैं जैसे कि मैंने ऊपर कहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड एटसेट्रा। तो इसमें फिक्स रहते हैं नंबर। अब यहाँ डेफिनेशन में हमने दो पार्ट बोले हैं, वेरिएबल विच कैन टेक फाइनाइट वैल्यूज यानी कि यहाँ पे नंबर आपको फिक्स मिलेगा, और काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज। काउंटेबल इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, तो अगर कोई कंपनी ऐसी है फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चर करती है स्क्रूज, तो स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है तो कभी कभी डिफेक्टिव स्क्रूज ऑब्जर्व किए जाते हैं, मगर वो कुछ काउंट नहीं करते क्योंकि स्क्रूज का पैकिंग जो होता है वो बॉक्स में होता है, वेट के ऊपर से होता है। यानी अगर एक एक स्क्रू को ढूंढने जाए डिफेक्टिव को तो बहुत टाइम लग सकता है। यानी इसीलिए ज़्यादातर अगर आप ऑब्जर्व करो कि अगर आप 100 ग्राम्स या 500 ग्राम्स का स्क्रूज का पैकेट लाते हो तो उसमें पाँच पाँच सात स्क्रूज तो डिफेक्टिव निकलते ही है, और वो हम रिप्लेस करवाने शॉप में नहीं जाते, वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। यानी डिफेक्टिव स्क्रूज आपको मिल सकते हैं मगर कोई कैलकुलेट करता नहीं है। मगर अगर कोई पर्सन चाहे कि डिफेक्टिव स्क्रूज काउंट करने हैं तो वो नेचुरली वर्कर्स को लगाएगा पूरे दिन के प्रोडक्शन में से, और वो डिफेक्टिव चीज़ें ढूंढने हैं, डिफेक्टिव स्क्रूज ढूंढने हैं तो वो ढूंढ सकते हैं, मगर वो वैसे बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए उस नंबर को कहा जाता है काउंटेबल इनफाइनाइट। तो जो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट वैल्यूज। यानी वैसे तो डिफेक्टिव स्क्रूज हजारों करोड़ों बनते हैं, उसमें से सैकड़ों स्क्रूज डिफेक्टिव हो सकते हैं, 25 50 100, मगर वो काउंट करते नहीं है। मगर हम करना चाहें तो वी कैन काउंट देम, इसलिए वर्ड यूज किया गया है काउंटेबल इनफाइनाइट। वैसे लार्ज नंबर में डिफेक्टिव स्क्रूज हो सकते हैं बट स्टिल वी कैन काउंट देम। तो खास ये ध्यान रखना है, काउंटेबल इनफाइनाइट या फाइनाइट वैल्यूज हो, फाइनाइट यानी जिसे आप गिन सकते हो नॉर्मली, पूर्णांक संख्या और इंटीजर्स कह सकते हैं, तो उसे कहा जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अब सेकेंड टाइप ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बाद है, और वो है हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मीनिंग बहुत ही ईजी है।
जिसमें बताया गया है कि अ वेरिएबल which can take all values within an interval, then it is called a continuous random variable या continuous variable। यानी कि इसके अंदर खाली फाइनाइट या इंटीग्रल वैल्यू ही नहीं, नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो और उस वेरिएबल की वैल्यू रहती है इंटरवल के बीच में, કોઈ અંતરાલની વચ્ચે કિંમત રહે તો એને કહેવાય છે કન્ટિન્યુઅસ રેન્ડમ વેરિએબલ એટલે કે સતત ચલ। तो एग्जाम्पल के ऊपर से इजीली समझ में आ जाता है, हाइट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। हाइट में ज़रूरी नहीं है कि पर्सन की हाइट 5 फीट हो तो फिर उसके बाद सीधा नेक्स्ट पर्सन 6 फीट का ही होगा। 5 फीट 1 इंचज़ 2 इंचज़ ऐसे भी हो सकता है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कोई भी हो सकती है। उसी तरह से प्राइस भी इंटीजर होना ज़रूरी नहीं है, कोई एक इंटरवल में रह सकती है। तो ये है हमारा दूसरा वेरिएबल यानी कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो उसमें वैल्यू फाइनाइट या काउंटेबल इनफाइनाइट होती है, जबकि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, वेरिएबल कैन टेक ऑल वैल्यूज विद इन एन इंटरवल, वो इंटीजर नॉन इंटीजर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और डेफिनेशन ऑब्जर्व करनी है जो कि है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हम पहले उसका एग्जाम्पल समझेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग देखेंगे। तो इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग टू कॉइन्स u इज इक्वल टू एच 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 टी टी एच टी टी, हमें पता है सैंपल स्पेस s या u कह सकते हैं हम। तो वो होता है दो कॉइन है तो दोनों के ऊपर या तो h यानी कि हेड हो, एक के ऊपर h दूसरे के ऊपर t यानी टेल्स हो, पहले के ऊपर टेल्स दूसरे के ऊपर हेड्स हो, या दोनों के ऊपर टेल्स हो। यानी टोटल 4 केसेस होते हैं जब भी हम दो कॉइन टॉस करने की बात करते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। इफ x इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स देन टेबल में अगर प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है तो वो प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से होगी, यानी 0 हेड्स हो, 0 हेड्स दैट मीन्स दोनों टी हो, वैसा इकलौता केस है। यानी पहले 0 के सामने हम लिख रहे हैं 1/4, 1 यानी टी वाला केस डिवाइडेड बाय 4, 4 यानी एच 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 टी, 4 केसेस यानी प्रोबेबिलिटी होती है 0.25। फिर 1h हो, वैसे दो केसेस हैं हमारे पास एग्जैक्टली 1 एच टी एंड टी एच, इसीलिए लिखा जाता है 2/4, यानी कि उसे हम कह सकते हैं 1/2 यानी 0.5। दोनों के दोनों h हो, वैसा इकलौता एक ही केस है, यानी कि उसे हम कह सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू 0.25। और टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 होता है, सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू 1। ये हम प्रोबेबिलिटी में आगे 12th में भी पढ़ चुके हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी 1 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, 0 वेरिएबल की वैल्यू के लिए 0.25, 1 के लिए 0.5 एंड 2 के लिए 0.25। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 0, 1, 2 के हिसाब से 0.25, 0.5 एंड 0.25। तो इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मीनिंग है हमारा, वो कहता है इफ द टोटल प्रोबेबिलिटी 1 is distributed among different values of a random variable then it is known as probability distribution। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया टोटल 1 था, उसे 3 हिस्सों में बांटा, 0.25, 0.5 एंड 0.25। तो ये बन जाता है, इस टेबल को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, એને કહેવાય છે संभावना वितरण। तो अब हमें ऑब्जर्व करनी है एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जैसे अभी आगे हमने टेबल में xi और pxi की वैल्यूज देखी, 0, 1, 2 के लिए 0.25, 0.5 एंड 0.25। तो वो जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे हम उसे कनेक्ट करेंगे इन जनरल फॉर्म में, यानी कि हम कहते हैं if x1, x2, x3 up to xn are different values of random variable, discrete random variable, and p of x1, p of x2, p of x3 up to p of xn are their respective probabilities। and दो कंडीशन है हमारे पास, if first pxi is greater than equal to 0 यानी probability should be non negative, दूसरी कंडीशन है सिग्मा pxi is equal to 1 यानी कि total probability should be 1, then the function p is known as probability mass function। और probability mass function हमें डिस्ट्रीब्यूशंस जो भी दिए जाते हैं, नेगेटिव बाइनोमियल ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूचर में टी वाई में हम देखेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो फॉर्मूला दी जाती है पी ऑफ एक्स की उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एंड द वैल्यूज ऑफ पी एक्स आई आर नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पी एक्स आई की जो वैल्यूज है उसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड अबव टू कंडीशंस are called properties of
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यानी ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछे गिव एनी टू कंडीशंस या एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो आपको यही दोनों आपको लिखना होगा। अब हम आते हैं इतनी डेफिनेशन समझने के बाद हमारे टाइटल ऑफ द चैप्टर यानी कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट इट इज द मीन। जैसे हम x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके मीन की फॉर्मूला बनाई जाती है और उसे कहा जाता है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है मीनिंग ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड देयर प्रॉपर्टी मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो मीनिंग हमें कहता है इफ x1 x2 x3 अप टू xn आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड, ये आगे का सेंटेंस सेम ही है, p of x1 p of x2 p of x3 up to p of xn are their respective probabilities। यहाँ तक का पार्ट कॉमन है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट बदलेगा, then the expected value of the random variable x is defined as follows, ठीक है। यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहा जाता है या एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसे लिखा जाता है e of x is equal to x1 into px1 plus x2 into px2 plus x3 into px3 plus up to so on xn into p of xn, that is e of x is equal to sigma xi into pxi। यानी कि हर एक रैंडम वेरिएबल को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, देन ऐड देम अप, यानी कि प्लस करना चाहिए। प्लस है इसीलिए लिखा जाता है सिग्मा, यानी फॉर्मूला शॉर्ट में बन जाती है ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। एक्स बार की पुरानी फॉर्मूला होती थी सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, एंड आपको याद रखना है एफ आई अपॉन एन यानी इट इज नथिंग बट पी ऑफ एक्स वाई 11th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला में, ठीक है। यानी ये जो फॉर्मूला है वो एक्सटेंशन ही है, पहले आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता था 11th में, तो हम एक्स बार इज इक्वल टू लिखते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। और अब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो खाली याद रखना है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई, और यही है हमारा मीन। तो मीन का नोटेशन हम म्यू यूज करते हैं, तो वो भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द मीन यानी कि एवरेज ऑफ इट ऑफ द वेरिएबल एक्स, इट इज डेनोटेड बाय म्यू। यानी हम लिख सकते हैं मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। अब मीनिंग समझने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है सबसे इंपॉर्टेंट थियरी का क्वेश्चन, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। ये जनरली जो हम 11th में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, वही है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मध्यकनाज गुणधर्म अवसर, जिसमें पहला जो है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इटसेल्फ, यानी ई ऑफ के इज इक्वल टू के। यानी ई ऑफ 5 दिया जाए तो आपका आंसर होगा 5। कोई भी कांस्टेंट नंबर का मीन वही रहता है, तो वो प्रॉपर्टी होगी ये। एग्जाम्पल में जब पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं ये पार्ट। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है इफ k इज एनी कांस्टेंट देन e ऑफ kx इज इक्वल टू k टाइम्स e ऑफ x। यानी e ऑफ के अंदर अगर x के साथ कोई भी नंबर दिया जाए तो वो नंबर जो है वो बाहर आ जाता है और e ऑफ x रहता है उसके साथ में, दैट इज अवर सेकेंड प्रॉपर्टी। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो है उसमें ये प्रॉपर्टीज बहुत ही यूजफुल रहती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 है फॉर ए एंड बी एनी कांस्टेंट ई ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे दो हिस्से किए जाते हैं, पहला ही होता है ई ऑफ ए एक्स प्लस ई ऑफ बी, एंड एज वी नो दैट ई ऑफ बी यानी पहली प्रॉपर्टी, उसका आंसर बी होगा। ई ऑफ ए एक्स यानी सेकेंड प्रॉपर्टी के हिसाब से ए टाइम्स ई ऑफ एक्स होगा। तो इस तरह से हम ई ऑफ दिया जाए तो बीच में प्लस दिया जाए तो प्लस करके दो हिस्सों को अलग करना है, माइनस दिया जाए तो माइनस करके भी अलग कर सकते हैं। चौथी जो प्रॉपर्टी है फॉर इफ x एंड y आर टू रैंडम वेरिएबल्स देन e ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू e ऑफ x प्लस e ऑफ y। यानी दो अलग वेरिएबल्स दिए जाए रैंडम वेरिएबल, तो आप दोनों का एडिशन दिया जाए तो दोनों के मीन यानी e ऑफ x प्लस e ऑफ y कर सकते हो, ठीक है। माइनस हो तो माइनस भी कर सकते हैं। अब ये मोस्ट टाइम भी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट, ध्यान रखना है ये वर्ड इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन मल्टीप्लिकेशन में आप अलग तभी कर सकते हो जब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो, यानी e ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू e ऑफ x इंटू e ऑफ y। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मोस्ट टाइम भी
यानी प्रोडक्ट दिया जाए तो आप अलग सीधा नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट लिखा हुआ हो तभी कर सकते हैं, प्लस में कोई टेंशन है नहीं। तो अब छठी प्रॉपर्टी जो है वो हमारा 11th-12th का ही कॉन्सेप्ट है। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0, जिसे हम कहते हैं सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट मीन इज ऑलवेज 0, એટલે કે મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોનો સરવાળો હંમેશા શૂન્ય થાય। जैसे हम कहते थे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, वैसा ही यहाँ पे है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू 0। एंड आखिरी प्रॉपर्टी है जिसका यूज नहीं है मगर याद रखना है एज अ प्रॉपर्टी, इफ gx is a function of x then e of gx is equal to sigma gx into px। तो अब थियरी को समझने के बाद हम देख रहे हैं हमारा पहला सम हमारे इस चैप्टर का, जो कि है सम नंबर 7। ठीक है, अब सम नंबर 7 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, xi दिया है, pxi दिया गया है, और pxi में ध्यान रखना है 0.04 होना चाहिए। उन्होंने खाली पॉइंट के आगे 0 नहीं लिखा है, 0.04 समझा जाएगा। सबसे पहले हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ p, एंड पूछा गया है ऑल्सो ऑब्टेन हेंस ऑब्टेन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो जब भी इस तरह का पार्ट पूछा जाता है सबसे पहले p फाइंड करना है हमें, तो हम कहेंगे वी नो दैट, हमें पता है दैट टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया ही है आगे थियरी में कि सिग्मा pxi इज ऑलवेज 1, तो टोटल कर देंगे सभी का 0.04, 0.19, 3p, 0.26 प्लस p प्लस 0.07। ठीक है, इन सभी का टोटल क्या होगा 1, तो 3p एंड ओनली p दैट बिकम्स 4 टाइम्स p प्लस, अब बाकी जो है उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं 0.04 प्लस 0.19 प्लस 0.26 प्लस 0.07, और ये टोटल हमें मिल रहा है 0.56। राइट साइड पे हमारा प्यारा सा 1 है, टोटल इज ऑलवेज 1, तो 1 माइनस करते हैं, सो 1 माइनस 0.56 एंड वो हो जाएगा 0.44। सो 4p इज इक्वल टू 0.44, तो p इज इक्वल टू मिलेगा हमें 0.44 बाय 4 यानी 0.11। ठीक है, तो p मिल चुका है, कई बार पूछे जा चुके हैं ऐसे एग्जाम्पल, खास ध्यान रखना है। और इसके बाद हमें पूछा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हेंस ऑब्टेन एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, यानी ई ऑफ एक्स फाइंड करना है, सिंपल सा सम है, एक्स आई का कॉलम बनाना है पी एक्स आई का, एंड देन हमने जैसे अभी ऑब्जर्व ही किया है आज आगे कि एक्स आई एंड पी एक्स आई दिए जाए और अगर खाली मीन पूछा जाए तो हम करते हैं एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ठीक है, तो वैल्यूज़ जो हमारे पास रेडी है रख देते हैं, मल्टीप्लाई करके खाली प्लस ही करना होता है। एक्स आई की वैल्यू हमारे पास है 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल एंड आंसर मिल जाता है। ठीक है, 0.04, 0.19, 3 इंटू 11 समझ आ रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपरली, देन 0.26, 0.11 एंड 0.07। जब भी आप वैल्यू कैलकुलेट करते हो इनका टोटल कर लेने का, और वो टोटल आपको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे वो मिलेगा भी। सो 15 इंटू 0. ओके, ये तो हम कर सकते हैं 0.6, देन 16 इंटू 0.19 और वो होगा 3.04, देन 0.33 इंटू 17 दैट इज 5.61। ठीक है, सिंपल है, खाली कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, स्टार्टिंग ध्यान रखो। और इसके साथ वेरिएंस भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वेरिएंस का कॉम्बो पैक पूछा जाता है, खाली इतना कम पूछा गया है। ठीक है, फिर भी बेसिक है आज, तो एक आध सम तो हमें देखने का बनता ही है, एक आध दो सम देखेंगे ही हम, एंड देन 20 इंटू 0.07। ठीक है, और वो होगा 1.4। तो अब इन सभी को हम प्लस कर देते हैं, तो हमें मिलेगा हमारा पहला आंसर, मीन मिलेगा सो 0.6 प्लस 3.04 प्लस 5.61 प्लस 4.68 प्लस 2.09, इतनी देर में तो आपने टोटल करके भी रख दिया होता। सो 17.42। ठीक है, उन्होंने पूछा है क्वेश्चन जिस तरह से लिखा हो इतना टेबल में से छोड़ नहीं देना है सम को, आपको प्रॉपरली फाइनल में आंसर नीचे लिख के दिखाना है। उन्होंने पूछा है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो पहले वर्ड्स में लिखना है, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x
जिसे हम कहते हैं ई ऑफ एक्स, उसकी फॉर्मूला बतानी है सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। टेबल में से आंसर प्रॉपरली नहीं माना जाता, आपको ऐसे मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो यह हमें मिला हमारा ई ऑफ एक्स दैट इज 17.42, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल चुकी है, मीन मिल चुका है, ठीक है। तो एक ऐसा ही हम छोटा सा सम ऑब्जर्व कर लेते हैं जिसमें हमें ऐसा ही मीन से रिलेटेड पार्ट पूछा गया हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पिटारे से एक छोटा सा सम हम लेने वाले हैं जो कि है 27 का बी, ठीक है। और फिर यहीं पे हमारे इस लेक्चर को हम विराम देंगे। आगे थियोरी का सेक्शन देखा है तो वो प्रॉपरली तैयार कर लेना है। डेफिनेशंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की ही है, पूछी जाती है। एंड इसके बाद वेरिएंस वाली एक छोटी सी थियोरी है, प्रूफ है, वैसे थियोरी तो नहीं कह सकते, वो पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है डिफाइन मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, बहुत बार ये पार्ट ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो वो आपको खास ऑब्जर्व करना है 27 का बी, और उसमें हमें वैल्यूज़ दी गई है और जब भी ऐसे वैल्यू दी जाए हम कन्वर्ट कर देंगे 1/10 यानी 0.1, ठीक है। तो लिख देते हैं, कन्वर्ट करके आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि हम कन्वर्ट खुद कर रहे हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल है फिर भी 0, दिस इज़ 1/10 यानी 0.10 या 1 कह सकते हैं, 1 तो p, 2 के लिए 3/10 यानी 0.3, 3 के लिए p एंड 4 के लिए है 1/10 यानी 0.1, ठीक है। तो अब काम वैसा ही है जैसा अभी हमने आगे वाले सम में किया था, यानी जब भी आप कन्वर्ट करते हो कोई भी डेटा दिया जाए, जैसे कि एक सम है हमारा, सम नंबर आगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जर्व करेंगे, सम नंबर 8 में भी 1/6 1/3 ऐसा दिया है, तो वो जो है उसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो वी नो दैट करके हम लिखते हैं हर बार, हम जानते ही हैं दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। सो वैसे तो नॉर्मल ही है, मगर एक दो सम करें बाद में आपको एक आध सम दिया जाए तो आपको भी फीलिंग आएगी। p प्लस पी यानी 2p, 3 + 1 4, 4 + 1 5 यानी 0.5 इज इक्वल टू 1। सो 2p इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5 ही होगा। एंड बाद में उसे हमें डिवाइड करना है, देयरफॉर p इज इक्वल टू 0.5/2 करते हैं तो p की वैल्यू हमें मिलेगी 0.25, ठीक है। उन्होंने 1/4 लिखा है, आप वैसे भी रख सकते हो, बट डिवाइड कर लेते हो तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉइंट में फ्रैक्शन कंटिन्यूड आता है 1/6 हो 1/3 हो तो 4 डिजिट तक लिखना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा काम है कि सीधा हम पहले मीन ढूंढेंगे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करने का मौका हमें दिया हुआ है, तो वैसा भी एक छोटा सा पार्ट है इसके अंदर, वो हम कर लेंगे, ठीक है। सो xi की वैल्यू है 0 1 2 3 एंड 4, pxi की वैल्यू रख देते हैं 0.1, दिस इज 0.25 0.3 0.25, ये जो दो वैल्यूज़ हमने p की ढूंढ ली वो हमने अप्लाई कर दिए, रख दिए। टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 0 0.25 6 0.75 एंड 0.1 × 4 यानी वो होगा 0.4। अब इसका टोटल हमें करना है सिग्मा xi इंटू पी एक्स आई, तो वो टोटल भी कर लेते हैं। और वो टोटल हमें मिल रहा है सिंपली 2, ठीक है। तो ये मिल गया हमें 2। उन्होंने पूछा क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, एंड सीधा क्वेश्चन है e ऑफ x + 1, मगर हमें दिखाना ज़रूर पड़ता है कि हम पहले e ऑफ x ढूंढ रहे हैं, सिग्मा xi इंटू पी एक्स आई, यानी वो हमें मिल गया 2। एंड देन उनका दूसरा जो क्वेश्चन है और वो उन्होंने पूछा है फाइंड e ऑफ x + 1, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन है e ऑफ x + 1। फॉर्मूला प्रॉपर्टी वाइज अगर कहे तो जब भी e वाला हिस्सा है 2 टुकड़े दिए जाए, बीच में अगर प्लस है तो उसे प्लस रखना चाहिए, e ऑफ x + e ऑफ 1। एंड हमें पता है e ऑफ 1 प्रॉपर्टीज अभी आगे ही हमने देखी है, e ऑफ k इज इक्वल टू k, कांस्टेंट नंबर है तो उसका मीन हमेशा वही कांस्टेंट नंबर रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वो मैं भी समझाऊंगा कि आपको कांस्टेंट का मीन क्यों वही रहता है, तो वो एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। फिलहाल अभी याद रखेंगे e ऑफ k इज k, अकेला कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट रहता है, e गायब होता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो 2 + 1 यानी हमें मिलेगा 3, ठीक है। तो ये दूसरा प्यारा सा सम हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखेंगे।
एक आध इलुस्ट्रेशन आपको श्योरली घर पे करने के लिए मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि आपकी इतनी इच्छा है तो मैं छोड़ भी कैसे सकता हूँ। यस, तो इलुस्ट्रेशन नंबर आप करोगे 4 होमवर्क में। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 करना, देन इलुस्ट्रेशन नंबर 5 भी कर पाओगे, ठीक है। इलुस्ट्रेशन 4, 5, 4 में आपको मीन फाइंड करना है और 5 नंबर में उन्होंने के ढूंढने का पार्ट कहा है, वो आपको करना है, ठीक है। तो ये 2 सम आप कर पाओगे इजीली, बाकी के सम हम नेक्स्ट में लेक्चर में करेंगे और आपको होमवर्क में देंगे। फिर वेरिएंस वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आ जाए बाद में, आप कॉम्बो में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.